हम कक्षा 6 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत बाग 1 का दूसरा अध्याय बचपन पढ़ रहे थे, जिसमें शब्दार्थ तथा आधा अध्याय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। इसमें लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बच्चों को बताना चाहा है और उनके बचपन और आज के बचपन में जो अंतर आ गया है वो दिखाने की कोशिश की है। आगे पढ़ते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। पिछली बातों में लेखिका ने क्या बताया था कि जब भी उन्हें नए जूते मिलते थे तो उनके साथ छालों का इलाज शुरू हो जाता था। वो जूते इतने आरामदायक नहीं होते थे, शुरू में वो पैरों को काटते थे। तो अब आगे लेखिका बताती है कि जब कभी लंबी सैर पर निकलते, लंबी सैर पर मतलब जब तो दूर चलना होता लेखिका को तो वो अपने साथ रुई जरूर रखती थी। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, जब भी जूता काटना शुरू करता तो रुई को मोजे के अंदर डाल लेती थी। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ठीक है, हर शनिचर मतलब शनिवार को उनको क्या पीना पड़ता था? ओलिव ऑयल जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल गाढ़ी चिकनाई का तेल। हर शनिवार को क्या पीना पड़ता था उनको? ओलिव ऑयल और गाढ़ी चिकनाई वाला तेल पीना पड़ता था। यह एक बहुत मुश्किल काम था हमारे लिए। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। जब शनिवार आता था और उन्हें ये लगता था ना कि आज ये पीना पड़ेगा, तो सुबह से ही उनको उसकी गंध महसूस होने लग जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मतलब उनको गिलास दे रखे थे जिनमें डाल के वो तेल उनको पीना पड़ता था। ठीक है, और वो गिलास उन्हें देखते ही क्या होने लग जाती थी? उल्टी आने लग जाती थी। मितली क्या होती है? उल्टी। ठीक है, मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका अपने स्वास्थ्य को देखकर कहती है कि मुझे आज भी लगता है कि अगर हर शनिवार को हम वो दवा के रूप में वो तेल अगर नहीं पीते तो हमारी सेहत शायद ठीक ही रहती। उनको वो तेल क्यों पीने के लिए दिया जाता था? वो एक दवा के तौर पर दिया जाता था, उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। आगे देखते हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अब लेखिका हमारे समय और अपने समय के बीच के अंतर को बता रही है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं, बचपन की रुचियाँ भी बदल गई हैं, हमारे चाव शौक ये भी बदल गए हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। लेखिका के बचपन के समय कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न भी नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। उस समय जिसको कुल्फ़ी कहा जाता था वो आज इस समय की क्या हो गई है? आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। कचौड़ी किस में बदल गया है? समोसा और पेटीज़ में। कचौड़ी के बदले समोसा और पेटीज़ खाना शुरू कर दिया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। सहतूत फालसे और खसखस के शरबत किस में बदल गए हैं? कोक और पेप्सी में बदल गए। फालसे क्या होता है? फालसे जामुन की तरह एक फल होता है जो जिसका स्वाद खट्टा होता है। फालसे जामुन की तरह एक फल होता है जो खाने में खट्टा होता है। ठीक है, और खसखस मसाला बेकरी में प्रयोग किया जाता है। जो बेकरी का सामान होता है उसमें एक मसाले की तरह खसखस का प्रयोग किया जाता है। और शरबत सहतूत फालसे और खसखस के शरबत किस में बदल गए? कोक पेप्सी में। पहले क्या पीते थे उनके बचपन में? सहतूत फालसे और खसखस का शरबत चाव से पीते थे। लेकिन अब हमारे बचपन में कोक पेप्सी इनको
चाव से पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। ठीक है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां मतलब होटल की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। उन भाई बहनों की ड्यूटी किस काम में लगती थी? शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। छोटी सी चढ़ाई पे चढ़ते और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते और सीधे मॉल पर पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी थी। ठीक है। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू आती थी, जो लेखिका को बहुत पसंद थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हफ्ते में सिर्फ एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। सबसे ज़्यादा इकट्ठी कौन करती थी चॉकलेट और टॉफ़ी? लेखिका। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। चॉकलेट लेकर और उसको खड़े होकर कभी नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती थी। कैसे खाती थी? साइड बोर्ड पर रख देती घर पहुंचकर और रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। शिमला के काफल, काफल क्या है? एक पहाड़ी फल है। ठीक है। काफल पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। फल है खट्टे मीठे। उनका स्वाद कैसा है? खट्टा मीठा। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी। ठीक है। कैसे दिखते हैं वो? कुछ एकदम लाल और कुछ गुलाबी। रस भरी कसमल। ठीक है। रस से भरा हुआ, लजीज, स्वाद से भरपूर। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। उसको उस काफल के बारे में सोचकर ही क्या आता था? मुंह में पानी भर आता था। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। ठीक है। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। उसको और क्या क्या पसंद था? गरम चने और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने और गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों में से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। ठीक है। पुराने कागजों से बनाई गई पुड़िया में हाथ का कमाल दिखाई देता है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। कोन की तरह बनाते थे। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से चौड़ी कर देते हैं और इतनी बना देते कि आसानी से हथेली तक पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ठीक है। यह गाना उस समय प्रसिद्ध था और स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। बुरकवाना मतलब छिड़कना, मसाला डालना। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। जब तक वो गिरजा मैदान में घूमते तब तक वो उनकी पुड़िया चलती थी, खाते रहते थे उसको। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय और रफ्तार थी। ठीक है। गिरजा मैदान में घूमने का पूरा आनंद ले रहे थे वो, कि गिरजा मैदान में घूमते और एक एक चना पापड़ी मुंह में डालकर कदम उठाने में अपना ही अलग मज़ा था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। मतलब बचपन में उन्होंने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। घोड़ों की सवारी की। वहाँ पर क्या करते थे वो? घोड़ों की सवारी। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। क्या करने का? रिज पर घूमने का और घोड़ों की सवारी करने का। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। पता नहीं लेखिका घोड़ों को कम क्यों समझ रही थी। उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। ननिहाल क्या होता है? नाना का घर।
ठीक है। वो घोड़े बहुत हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे, तगड़े थे मतलब शरीर से। उनकी बात फिर कभी करेंगे। आगे क्या बताना चाहती है लेखिका कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। वहाँ के माहौल के बारे में बता रही है कि शाम को क्या क्या देखने को मिलता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू नाम का पहाड़ था, चर्च था, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उन घंटियों की आवाज़ सुनाई देती थी। उसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। क्या लगता उनकी गूंज सुनकर, घंटियों की गूंज को सुनकर, कि भगवान यीशु कुछ संदेश देना चाह रहे हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त हो रहा है शाम को। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं। ठीक है। और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल मतलब शोर। तो यहाँ शाम के नज़ारे का वर्णन किया गया है। जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो ये सारा वातावरण सुंदर लगने लग जाता है। ठीक है। सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल जाती हैं, पहाड़ों के मुखड़े दिखने बंद हो जाते हैं, बत्तियाँ टिमटिमाने मतलब बत्तियाँ जलानी शुरू कर देते हैं, लाइटें जल उठती हैं। तो रात की रोशनी में वो पहाड़ और भी सुंदर दिखाई देते हैं, शहर। ठीक है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। स्कैंडल पॉइंट के सामने क्या हुआ करती थी? एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम से शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। क्या बना हुआ था? जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, पटरियां बनी हुई थी और उस पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन बनी हुई थी। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ठीक है। उस शोरूम का वर्णन किया है इसने, क्या क्या दिखाई देता है वहाँ पर। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। उस सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। तेज रफ्तार मतलब जो तेज चलती हो। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। कभी कभी लेखिका को हवाई जहाज भी देखने को मिल जाते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। ठीक है। जब भी आवाज़ सुनाई देती है, बच्चे देखने के लिए बाहर निकल जाते हैं। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। और वो जहाज किस तरह लगता कि ऐसा लगता कि कोई एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पक्षी की तरह लगता उनको वो, पंख फैलाए हुए। यह देखो और वह गायब, मतलब एक बार दिखता और दिखते ही वो गायब हो जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। ठीक है। उसकी चाल बहुत तेज लगती। एक बार ही दिखाई देता और फिर झट से गायब हो जाता। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। तो एक तो वहाँ गाड़ी के मॉडल वाली दुकान थी और एक दुकान और थी जो लेखिका को हमेशा याद रहती, कभी नहीं भूलती लेखिका। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। कौन सी दुकान थी? जहाँ लेखिका का पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर एक अंग्रेज डॉक्टर थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। जब लेखिका को शुरुआत में चश्मा लगाना पड़ा तो उसको बहुत असहज, असावधानी महसूस होती थी, बहुत अटपटा लगता था। ठीक है। जैसा कि सभी को होता है, शुरुआत में जब हम लगाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, सावधानी महसूस होती है। धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। मतलब हर व्यक्ति उसके चेहरे की तरफ देखता और कहता कि आंखों में कुछ तकलीफ हो गई है। उससे पूछता, इस उम्र में ऐनक चश्मा, कि इस उम्र में चश्मा लग गया, दूध पिया करो। फिर उसको नसीहत देते कि दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती,
कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। मतलब सब लोग जब उसको नसीहत देते कि दूध पिया करो, ये किया करो, वो किया करो, तो लेखिका क्या करती, डॉक्टर साहब ने जो कहा था ना उसको दोहरा देती कि कुछ देर अगर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। चश्मा मतलब कुछ दिनों तक पहनोगी तो चश्मा हट जाएगा, ठीक हो जाएंगी आंखें। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, आश्वासन मतलब भरोसा दिया था, ठीक है, पूरा विश्वास दिलाया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। डॉक्टर साहब ने तो पूरा आश्वासन दिया था कि कुछ दिन चश्मा पहनोगे तो चश्मा उतर जाएगा, लेकिन चश्मा मेरा अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा, नंबर तो कुछ कम हो गया। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। कौन है इसकी जिम्मेदार? खुद लेखिका है। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? लेखिका दिन की रोशनी को छोड़कर कब काम करती थी? रात को टेबल लैंप की रोशनी में, कम रोशनी में काम करती थी, तो इससे आंखें ज़्यादा ही खराब होंगी। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। लेखिका ने जब पहली बार चश्मा लगाया तो चचेरे भाई उसको चिढ़ाने लगे। क्या कहा? देखो देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मतलब देखो, इस लड़की ने चश्मा इसलिए लगाया है ताकि वो दूर की सूझ सके, दूर की चीज़ों के बारे में जान सके, जल्दी पहचान सके उनको। लेकिन इस लड़की को यह नहीं मालूम कि वह उसकी सूरत चश्मा लगाने के बाद लंगूर जैसी दिख रही है। मैं खीजी कि मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा। खीजी मतलब लेखिका चिढ़ गई कि बार बार मुझे ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, पर शेर बुरा न लगा। लेकिन ये पंक्तियाँ उसे बुरी नहीं लगी। कौन सी पंक्तियाँ? जो ये ऊपर दे रखी हैं, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जब उसका चचेरा भाई चाय पीकर अपने घर वापस चला गया तो वो आईने मतलब शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और कई बार अपने आप को देखने लगी। ऐनक उतारी, चश्मा उतारा, फिर पहनी। मतलब जो उसने कहा था ना कि सूरत लंगूर की दिख रही है लगाने के बाद, तो वो अपने आप को शीशे में देख रही थी। क्या वो बात सच है या नहीं? एक बार चश्मा पहन के देखती, दोबारा चश्मा उतार के देखती, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। कभी उसको लगता कि हाँ सचमुच ऐसी ही लग रही हूँ, कभी लगता कि नहीं मैं सुंदर लग रही हूँ। ठीक है, वीडियो मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। जब उसने वो चश्मे के साथ साथ टोपा सिर पर पहना तो कुछ अजीब लगा उसको, वो अच्छा भी लगा और मजाकिया भी लगा। उसको देखकर हंसी भी आ रही थी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। मतलब जब शुरू में चश्मा लगाना शुरू किया, ये सारी बातें तब की थी। अब तो मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, मतलब अब अजीब नहीं लगता। जब कभी उतरा हुआ है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, बल्कि अब उससे उल्टा हो गया है कि जब मैं चश्मा हटा देती हूँ तो चेहरा क्या लगता है? खाली खाली लगता है, अजीब लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। ठीक है, बातों बातों में लेखिका को वो सारी बातें याद आ गई। वह टोपा भी, वो काली फ्रेम का चश्मा और वो लंगूर की सूरत, सारी बातें। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपियाँ जमा कर ली हैं। हाँ, मैं अब भी शिमला में टोपी लगाना पसंद करती हूँ और मेरे पास कई रंगों की अलग अलग टोपियाँ हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। ठीक है, सहज और सहल क्या होता है? आसानी से, सुविधाजनक। ठीक है, मतलब कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुबीते, सहज सरल आसानी से और सुविधाजनक पहने जाने वाली हिमाचली टोपियाँ। दुपट्टे और हिमाचली टोपियों के बीच का अंतर दिखाया है।
कि दुपट्टा उड़ना मुश्किल है और सहज सरल आसानी से सुविधाजनक वो टोपियाँ लगाना बिल्कुल आसान है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।